द शिमला डेपुटेशन, यानी शिमला वफद जिसे कहते हैं 1906 के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी? एक कंडीशन तो आपने देखी कि किस तरीके से जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो मुसलमानों की कंडीशंस क्या थी और हिंदू कैसे डोमिनेट हो रहे थे। ओके, सो द पॉलिटिकल सीन ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज वेरी अगेंस्ट द मुस्लिम्स। जो उस टाइम का पॉलिटिकल सीन था सब कॉन्टिनेंट में, वो मुसलमानों के खिलाफ था। इट वेंटेड अगेंस्ट द मुस्लिम्स। हाउ, कैसे? नंबर वन, कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज एंड इट वाज टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ हिंदूज। जो कांग्रेस थी वो हिंदू की डोमिनेटेड थी, जैसे सर सैयद अहमद खान ने बताया था, और रियलिटी भी ऐसी ही थी। और वो हिंदुओं के कॉज को आगे लेके जा रही थी, जिसकी डुप्लेसिटी, जिसकी आयरनी, जिसकी आप हिपोक्रेसी इस चीज़ से देख सकते हैं कि कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल में कांग्रेस भी हिंदुओं के साथ मिल गई थी। हालांकि वो कह रही थी कि अगर वो इंडियंस की जमात है, इंडियंस की पॉलिटिकल पार्टी है, तो मुसलमानों को फेवर करना चाहिए था उसे, बट इट डिडंट फेवर मुस्लिम्स। तो एक ये सीन मुसलमानों के खिलाफ जा रहा था। नंबर टू, हिंदू अपोज्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की सख्त मुखालफत की। हिंदू स्टार्टेड एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट की, जैसे स्वदेशी मूवमेंट थी, जिससे ड्रामे लिखे गए, पोइट्री लिखी गई और गुस्ताखियां की गई मुसलमानों के खिलाफ, बिल्कुल ऐसे जैसे आज आप इंडिया में देख रहे हैं, इसी तरीके से। तो ये भी खिलाफ थी मुसलमानों के। देन एज अ रिजल्ट, Muslim thought for their separate identity and wanted to talk directly with the British. अभी मुसलमानों को ख्याल आया कि इस तरीके से तो उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो लिहाजा अभी ज़रूरत है मुस्लिम थॉट कि हमें ब्रिटिश से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। और एक और डेवलपमेंट होने जा रही थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। वो क्या थी? वो ये थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने अनाउंस किया था कि वो कुछ टाइम के बाद जो है वो रिफॉर्म्स देंगे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। रिफॉर्म्स का मतलब ये था कि वो एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ताकि वहाँ पे एक क्लियर चीज़ें होंगी कि किसके राइट कितने हैं, क्या क्या राइट हैं। वो भी उन्होंने कहा था कि 1909 के अंदर हम वो प्रोवाइड करेंगे, वो देंगे सब कॉन्टिनेंट को। तो मुस्लिम्स ने वहाँ पे सोचा कि ये रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, तो इस रिफॉर्म्स के लिए हमें डायरेक्टली ब्रिटिश से बात करनी चाहिए, हमें कांग्रेस का प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो अल्टीमेटली फिर भी हिंदुओं की ही फेवर में जा रही है। और जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें अगर कांग्रेस ने डायरेक्टली ब्रिटिश से बात की, वो तो फिर हिंदुओं के फेवर में चले जाएंगे। बहुत सारे जो रिफॉर्म्स होंगे हमारी, तो हम पहले ही मार्जिनलाइज्ड हैं और मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। लिहाजा हेयर मुस्लिम्स थॉट कि हमें डायरेक्टली ब्रिटिश से बात करनी चाहिए। अभी यहाँ पे सोचें कि ये वो लोग थे जो लोग अलीगढ़ मूवमेंट की प्रोडक्ट थे। ये वो लोग थे जिनको सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश से डायरेक्ट बात करने का बताया था। ये वो लोग थे जो सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट के जो स्कूल थे वहाँ से पढ़ के आए थे। ये वो लोग थे, ये डिमांड कर रहे थे कि डायरेक्टली ब्रिटिश से बात करनी चाहिए। यानी वो लोग जिनको ब्रिटिश की ज़बान ही समझ नहीं आती थी, वो लोग अभी चाह रहे थे कि डायरेक्टली ब्रिटिश से बात करें, और जो 1909 के अंदर रिफॉर्म्स आने हैं उसके अंदर हम ब्रिटिश से डायरेक्टली बात करें और उनको कहें कि जो हमारी फेवर की चीज़ें हैं वो फेवर की चीज़ें हमें दी जाएं। ये वो सर सैयद अहमद खान का कमाल था। ये सर सैयद अहमद खान का वो कंट्रीब्यूशन था जिस कंट्रीब्यूशन को आज भी पाकिस्तान मूवमेंट या पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और ये उसकी मैनिफेस्टेशन थे। यानी वो मुस्लिम जिनकी औकात नहीं थी पहले बात करने की ब्रिटिश से, 1905 के अंदर अलीगढ़ मूवमेंट के बाद वो बात करने के लिए तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे, जिन इदारों से वो आए थे, वो इदारे साइंटिफिक थे, मॉडर्न एजुकेशन लेके आए थे, उनको इंग्लिश आती थी, उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो वहाँ पे बात कर सकते थे। गॉट इट? तो जो शिमला डेपुटेशन है 1906 की हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अपनी आइडेंटिटी के लिए, इन्होंने कहा कि अपनी आइडेंटिटी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें जो है वो ब्रिटिश से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। इससे 3 से 4 फायदे हो जाने। उन्होंने कहा एक फ़ायदा तो ये होना है कि जो रिफॉर्म्स आने हैं हमारी बात पहुंच जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम कांग्रेस की पीठ पीछे खड़े होते हैं, वो हमें एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, हमारी एक अपनी हैसियत होगी। और तीसरी ये कि जो मूवमेंट्स चल रही हैं इनको काउंटर पर कर पाएंगे। और चौथी ये कि जो ये जो ब्रिटिश हैं उनके साथ गुडविल भी कायम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या करते हैं फिर वो जो मुस्लिम्स होते हैं
वो मुस्लिम्स देयरफॉर सम लीडर्स मेड अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट इन 1906 टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन स्ट्रेस्ट फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। तो फिर क्या होता है कि कुछ मुस्लिम्स आपस में इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं, और वो कहते हैं कि हमें ब्रिटिश से कोई डिमांड करनी चाहिए, ब्रिटिश के पास चलना चाहिए। यहाँ पे जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है, मार्क्सिस्ट आर्ग्यूमेंट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाला आर्ग्यूमेंट है, वो थोड़ी अपनी जगह लेता है। कैसे? अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो भी शिमला डेपुटेशन के अंदर मेंबर्स जा रहे थे, ये सारे मेंबर्स नवाब थे, ये सारे मेंबर्स मलिक थे, ये सारे मेंबर्स सर थे, ये सारे मेंबर्स वेल्दी लोग थे, ये सारे मेंबर्स वो वहां का जो एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी का क्लास था, ये सारे वही थे। तो मैंने जो पहले बताया, मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट यही कहता है कि कुछ लोग जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे, जिनके पास जमीनें थी, तो ब्रिटिश ने जब उन पे टैक्सेस लगाए, ब्रिटिश ने जब उन पे सख्तियां की, उनका पावर को कर्टेल किया, तो वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए और उन्होंने दूसरी चीजों को एक्सप्लॉइट करके कहा कि हमें आजादी चाहिए। तो उसकी बुनियाद यहां से डाली जा रही है। अभी इस आर्गुमेंट को थोड़ा अपने माइंड में रखना है अपने में। सो हुआ क्या कि शिमला डेपुटेशन वाज कंसिस्टेड ऑफ 35 मेंबर्स एंड इट वाज लेड बाय नवाब मोहसिनुल मुल्क। मैंने कहा नवाब मोहसिनुल मुल्क। तो ये 15 मेंबर नवाब मोहसिनुल मुल्क की सरबराही में जाते हैं ब्रिटिश के पास। द डेलीगेशन मेड विद द वायसराय एंड पुट देयर डिमांड्स। वो वायसराय के पास गया और अपनी डिमांड्स रखी। वायसराय क्या था? वायसराय इस तरीके से था कि पहले मैंने बताया कि एक सेक्रेटरी फॉर इंडिया होता था, यानी इंडिया का जो ब्रिटिश का एक स्पेशल मिनिस्टर उन्होंने रखा था। जैसे हमारा मिनिस्टर होता है डिफरेंट, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, सिर्फ फाइनेंस के लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने एक इंडिया के लिए एक मिनिस्टर रखा था, वो होता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर इन्होंने एक वायसराय को रख दिया, और वायसराय सब कंटिनेंट का ऑल इन ऑल पावरफुल होता था बंदा, और वही रिस्पॉन्सिबल होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो है वो ब्रिटिश को। तो ये वायसराय से मिले जो उस टाइम पे अथॉरिटी थी सब कॉन्टिनेंट में, और इस वायसराय के सामने इन्होंने अपनी जाके डिमांड्स रखी कि हमारी डिमांड्स क्या हैं इस डेपुटेशन में। नंबर 1, they said representation more than their population because of their importance is the second bigger population। उन्होंने कहा कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो वायसराय की कौंसल थी ना, वायसराय जो मिनिस्टर्स बिठाता था, जो असेंबली होती थी उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट की, यूनाइटेड इंडिया की, तो उसमें एक असेंबली होती थी जैसे हमारी असेंबली है। तो उस असेंबली में इन्होंने कहा कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी आबादी से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सेकंड नंबर पे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखते हैं, लिहाजा हमारी पॉपुलेशन, हमारी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक तो डिमांड ये रखी। दूसरी, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी गिवन। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, ये गौर से सुनना है, ये बड़ा आगे मसला करेगा। Separate electorate, this is a type of election in which particular community elects their particular members, उसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसे होता है कि हिंदू मेंबर्स जो हैं, वोटर्स हैं, वो सिर्फ हिंदू को वोट करेंगे, मुसलमान वोटर्स जो हैं वो सिर्फ मुसलमान को वोट करेंगे, सिख जो हैं वो सिर्फ सिखों को वोट करेंगे, क्रिश्चियन जो है वो सिर्फ क्रिश्चियंस को वोट करेंगे, उसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके अपोजिट वर्ड होता है, दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट। तो पाकिस्तान में आजकल जो इलेक्शन जो सिस्टम चलता है वो जॉइंट इलेक्टोरेट होता है, हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। जॉइंट के अंदर ऐसे है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मुसलमानों को भी वोट कर सकते हैं, और मुसलमान सारे मिलके हिंदू को भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे आसपास जो भी मेंबर सिलेक्ट होते हैं उनको वहाँ के हिंदू और हर कम्युनिटी वोट करती है, तो जॉइंट इलेक्टोरेट है। ज़ियाउल हक के ज़माने में हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे पोस्ट पार्टीशन में, तो वहाँ पे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, और सेपरेट इलेक्टोरेट में जो होता था कि हर कम्युनिटी अपने मेंबर को इलेक्ट करती है। तो ये चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, इसमें इनका फायदा था। क्या फायदा था? सबसे बड़ा फायदा था कि अभी मुसलमान को वोट करा पाएगा, और जब मुसलमान को वोट कराएगा तो अल्टीमेटली मुसलमानों की मेंबरशिप ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से दे डिमांडेड के क्या हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर मुसलमानों की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, यानी हमें कोटा के बेस पे सीटें दें। स्पेशल शेयर इन म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी, सेनेट एंड सिंडिकेट्स। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को म्यूनिसिपल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, छोटे लोकल लेवल पे,
यूनिवर्सिटी सेनेट्स और सिंडिकेट्स होती हैं, जो उनके मेंबर्स होते थे, उनके ऊपर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ये डिमांड थी। मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वायसराय की कैबिनेट होती थी, उसमें भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इससे पहले ये जो ऊपर की डिमांड्स है, इनकी सोच भी नहीं थी मुसलमानों की जरूरत ही नहीं होती थी ये बातें करने की, बट दे वर टॉकिंग नाउ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, और अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि जिसमें मुसलमान जो है वो एजुकेशन ले पाए। अगेन टू रिमेंबर, ये सारे अलीगढ़ की प्रोडक्ट हैं। तो देखिए ये बात भी उसी को ही लेके आ रहे हैं, और हमने देखेंगे कि 1920 के अंदर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। ठीक है, सो ये डिमांड्स इन्होंने रखी, और इन डिमांड्स में जो इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो थी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, दूसरी थी उनकी वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड थी, ये उन्होंने जाके उनके पास रखी, वायसराय के पास के हमें ये डिमांड्स पूरी करवानी है ये थे। ठीक है, ये जो शिमला डेपुटेशन गया, देन convinced from their demands and encouraged them to form any political organization like the Congress। तो जो वायसराय ने इतनी सजेशन दी कि आपकी डिमांड्स जस्टिफाइड हैं, मैं डिमांड्स आपकी को समझता हूं, आपकी को देखता हूं, दीज आर ऑल जस्टिफाइड, बट इसके लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए होगी, जैसे कि कांग्रेस है। जैसे कांग्रेस डिमांड कर रही है पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, आपको भी ऐसे डिमांड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक वफद के बेस पे, एक इंडिविजुअल बेसिस पे ये डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते आपके। तो इन अदर सेंस इन्होंने क्या किया, जो वायसराय था उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। अभी आपको ये सोच आ रही होगी कि कितने अच्छे थे अंग्रेज, उन्होंने कैसी अच्छी सजेशन दे दी इनको। एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में ये था कि ब्रिटिश तो ये चाहता था कि पॉलिटिकल पार्टी बने, दो पॉलिटिकल पार्टी बन जाए सब कॉन्टिनेंट में, और उसी का फायदा अल्टीमेटली ब्रिटिश को जाए। क्यों? वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, कि इनको आपस में हम डिवाइडेड रखेंगे और हमारा रूल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। गॉट इट? तो इस वजह से जो अंग्रेज ने, वायसराय ने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। और जब ये इस बात का पता कांग्रेस को लगा, उन्होंने तो बड़ी क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को, क्योंकि कांग्रेस को पता था अगर मुस्लिम्स की पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो वो सारे वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनकी तो एक पूरी जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को नुकसान आ जाएगा। Muslims realized and became confident that they could make a political platform for their rights। उन्होंने कहा कि हम अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ब्रिटिश से। मुस्लिम सीरियसली वर्कड फॉर टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी, और मुसलमान फिर जुट गए पॉलिटिकल पार्टी बनाने के ऊपर कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। ये शिमला डेपुटेशन था।